दुनिया भर में जब भी कहीं इंडिया का जिक्र होता है तो कुछ चीज़ें अपने आप लोगों की ज़ुबान पर आ जाती हैं, जैसे कि हमारी जनसंख्या जो आने वाले दिनों में हर देश से आगे होगी, हमारा लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाकर रिलीज़ करती है, और हमारी फ़ौज। जी सही सुना आपने, हमारी फ़ौज दुनिया की 5 सर्वाधिक शक्तिशाली फ़ौजों में से एक है। गर्व महसूस होता है ना, होना भी चाहिए। एक दिन, एक महीना या एक साल में हमारी फ़ौज इस मुकाम तक नहीं पहुंची। इसे पहुंचाया हमारे अनगिनत जवानों की बलिदान ने और कैडेट्स और ऑफिसर्स को दी गई इंटेंसिव ट्रेनिंग ने। हमारा संविधान काफ़ी हद तक डिफेंस मिनिस्ट्री को ये हक और आज़ादी देता है कि वो फौजियों की भर्ती सरकार की हस्तक्षेप के बिना कर सकता है। इसके लिए बजट भले ही सरकार से आता है, लेकिन पिछली सरकारों ने ज़्यादातर खुद को इन मामलों से दूर रखा था। ये एक अनुभवी लोकतंत्र की निशानी है कि हर मंत्रालय अपनी नीतियाँ खुद तैयार करे और उसे लागू करे। सरकार चलाने में और स्कूल चलाने में फ़र्क होता है। एक स्कूल का प्रिंसिपल किसी भी टीचर को जब चाहे किसी भी क्लास में ट्रांसफ़र कर देता है और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का हुक्म दे सकता है। ऐसा अक्सर होता है, मैथ्स का टीचर साइंस पढ़ा रहा है और हिंदी का टीचर ड्राइंग सिखा रहा है। ऐसे प्रिंसिपल्स को डिक्टेटर बनने की आदत होती है, जो टीचर्स की आवाज़ उठाने पर उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ सरकारें भी करती हैं। एक ही मंत्री और प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बनने का शौक होता है तो वो हर विभाग को अपनी मुट्ठी में लेकर सारे फैसले खुद ही करना बेहतर समझता है, और अगर कोई आवाज़ उठती है तो उसे खामोश कर दिया जाता है। तो करिए ना, कैसे करेंगे? अपने ही देश के फौजियों की आवाज़ कैसे खामोश करेंगे? ये जो बसें जल रही हैं, सड़कों पर पत्थरबाजी हो रही है, घर और दुकानों का नुकसान हो रहा है, आइए करिए ना शांतने। क्या कहिएगा इनसे? देश के युवाओं से क्या कहिएगा कि हाँ नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल की, बाद में देखेंगे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खाली हुई तो रखवा देंगे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं लगवा देंगे। कहिए ना इनसे। ये वही युवा हैं जिन्होंने जन्म से लेकर मरण तक ना डॉक्टर बनना चाहा, ना इंजीनियर, ना एमबीए करनी चाहिए, ना यूएस से जाना चाहा। इन्हें सिर्फ फौजी बनना था। इन्हें मर मिटना था देश की सरहदों पर। इन्हें खानी थी गोली अपने सीने पर। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर देश ने इनके साथ मजाक किया। देश ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हारी कोई गारंटी नहीं लूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला नारा अब फीका पड़ गया। वो जय जवान जय किसान वाली बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी। किसानों के साथ क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं ना। अब जवानों की बारी। किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा था ना मीडिया ने। इन जवानों को क्या कहिएगा? क्या है ना, जब तक कोई सुपरस्टार 100 करोड़ की फिल्म ना खड़ी कर दे, तब तक फौजियों की पीड़ा हमें नजर नहीं आती। इनका घर परिवार, बीवी बच्चे, छुट्टियां त्योहार सब पीछे छूट जाते हैं ड्यूटी की चाहत में। जिन दिनों में हा ठंड है बोलकर हम रजाई से बाहर नहीं निकलते, उन दिनों में ये घुटनों तक बर्फ में 12 घंटे तक खड़े रहते हैं बिना शिकायत किए। कितने कितने दिनों तक इनकी माँ बाप से बात नहीं होती, और हमारी माएँ दिन में 3-3 बार फ़ोन करके पूछती हैं, बेटा खाना खाया क्या? अगर 17-18 साल की उम्र में कॉल सेंटर आपको चपड़ चपड़ करने के 30,000 रुपये दे, तो क्या आप फिर भी फौजी बनना चाहेंगे? इनमें से कई लोगों के बाप दादा भी फौजी थे और ड्यूटी पर शहीद हो गए थे। हाँ जी, वही ड्यूटी जो अब रिटायरमेंट में पेंशन भी नहीं देगी, कोई बेनिफिट भी नहीं देगी, 4 साल तक तनख्वाह देगी, बाद में रोजगार भी नहीं देगी। वही ड्यूटी जिसे निकाले जाने के बाद आपको कॉल सेंटर में भी काम नहीं मिलता। कितनी अजीब बात है ना। जवान अपनी जवानी देश पर लुटाए, देश बुढ़ापे में इनका सहारा भी न बन पाए। सरकार की बातों में भरोसा करना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में पानी की उम्मीद करना। एक्स सर्विसमैन कमेटी, जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर से बनी है, आज तक अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो जवानों का नंबर तो आएगा ही कब? हरियाणा और पंजाब ने ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि डिफेंस सर्विसेज में हमेशा सबसे आगे आकर अपने लड़कों को फौज में भेजा है। आज जब यही लड़के सड़कों पर उतरकर पुलिस से लाठियां खा रहे हैं, तो बार बार मन में एक ख्याल आ रहा है, किसी दिन अगर सरहदों पर तैनात फौजी सड़कों पर उतर आए तो क्या होगा? एक वक्त था जब पंजाब के हर परिवार का एक सदस्य फौज में जाना चाहता था, लेकिन आज
वो कनाडा और न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, क्योंकि 30,000 की तनख्वाह में से 9,000 टैक्स कटकर बाकी बचे 21,000 के लिए खून देने का मन नहीं करता। इससे ज़्यादा वेतन तो एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड कमा लेता है। और मरने के बाद इन फौजियों के बच्चे कौन पढ़ाएगा? बाप का पेट कौन पालेगा? बीवियों के घर दोबारा कैसे बसाए जाएंगे?